नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार पूर्णतः सुरक्षित होगा और आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। जिस भी भाई की कोई भी शेयरिंग है, अपना डिजिटल हैंड रेज करें और अपनी शेयरिंग करें, जिससे पूरे हाउस का फायदा हो, वो शेयरिंग कर लें। अभी थोड़े दिन पहले अतुल भाई से बात हो रही थी, मैंने कहा इतना तो आप प्रीमियम करते हैं, इतना सब करते हैं, फिर सबसे पहले क्लास में क्यों बैठे होते हैं? तो उन्होंने बोला, सीखना बंद तो जीतना बंद। हम सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। थैंक यू अतुल भाई, यही प्रेरणा मैं सभी को चाहता हूं जो लोग यहाँ बैठे हैं। क्योंकि बाद का सेशन कितने लोग सुनते हैं, कोई वॉक करते हुए सुनता है, कोई कैसे सुनता है, लेकिन यहाँ जो 1 घंटा हम डेडिकेटेड देते हैं ना, और स्पीकर से वन टू वन बात करने का मौका मिलता है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। जो आएगा, कैमरा ऑन करेगा वही पाएगा, जो नहीं ऑन करेगा आधा पाएगा। ये आपकी मर्जी है। स्पीकर को कितना रिगार्ड आप करते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं। स्पीकर को भी लगे कि जो लोग बैठे हैं, नहा धो के बैठे हैं, कपड़े पहन के बैठे हैं, बिना कपड़ों के अपना कैमरा बंद ही रखें भाई प्लीज। कोई भी भाई अपनी डिजिटल शेयरिंग करना चाहता है, प्लीज करें इससे। मतलब देखो, काम नहीं हो रहा बात अलग है, क्यों नहीं हो रहा वो हम बताएंगे, आप अपनी शेयरिंग तो करो। कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मतलब आज रोचक भाई को लाना आसान काम नहीं है, चाहे वो हमारे बीच के ही हैं, लेकिन इतने व्यस्त शेड्यूल में रहते हैं, वो सब चीजें हैं, इतना बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। आज का टॉपिक भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त लिया है। अतुल भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा ये कैमरा ऑफ हो गया लगता है। हाँ, यस। मैं बस थोड़ी सी शेयरिंग थी कल। अब इस बार इस जो लास्ट का एक वीक था काफी अच्छा रहा लाइफ इंश्योरेंस के प्रोफेशन के हिसाब से। 20 लाख का एक मैंने सिंगल प्रीमियम जमा किया। और उसके साथ साथ मेरे पास एक मेरा केस जो डिवीजन में कुछ क्वेरीज में चल रहा था, जिसमें करीब करीब कौन किसी की आवाज आ रही है क्या? रोचो भाई, आप एक बार म्यूट कर दीजिए। कर दिया, तो चलिए। हाँ, तो एक मेरा एक केस था जो उसमें 1,85,000 के आसपास हाफ ईयरली प्रीमियम था। तो वो प्रीमियम में कुछ क्वेरीज वगैरह लगी हुई थी, तो वो सारी मेडिकल वगैरह सब कंप्लीट करके कल शाम को उसका उसका भी नंबर लगा है। तो काफी दिनों और एक अच्छी बात मेरे साथ ये रही, मेरे मतलब पिछला वीक जो मेरे लिए काफी अच्छा इसलिए भी मैं मान सकता हूँ कि लास्ट सैटरडे को, जो लास्ट सैटरडे गया है, उसमें मेरे पास हमारे हमारे डिवीजन के जो मैनेजर सेल्स हैं, संजीव सरोवर सर, जो मेरे ब्रांच लास्ट ऑफिस मतलब लास्ट ईयर लास्ट उसमें मेरे ब्रांच मैनेजर भी रहे हैं। वो ऑफिस आए थे, विजिट ऑफिस विजिट, उनका फोन मतलब उनसे बात हो रही थी। बहुत दिनों से मैं कह रहा था सर, क्योंकि उनसे उन्होंने बहुत सपोर्ट करा था। उन्हीं के टाइम पे मैंने टीओडी लाइफ इंश्योरेंस के साथ टीओडी करी थी, तो एक उनके साथ प्यार और एक वो रिलेशन ऐसा बिल्ड हो गया था। तो मैं जब भी इनसे बात करता था तो वो बहुत बिजी रहते हैं और बहुत हेल्पफुल है। तो मैं उनसे हमेशा कहता था, मैं कहा सर कब किसी दिन आ जाइए। तो उन्होंने मेरे से कहा था, देखो अतुल, वीक डेज में तो मेरे लिए मुश्किल होगा आना, क्योंकि वीक ऑफिस में इतने सारे काम होते हैं और आपको पता ही है मुझे काम से कितना लगाव है। बट मैं श्योर, आपके इतनी रिक्वेस्ट है तो मैं किसी वीकेंड पे जरूर आपसे बात करूंगा। तो लास्ट सैटरडे को वो हमारे ऑफिस आए और काफी 1 घंटा पौना घंटा बैठे, और उन्होंने मेरे को एक एश्योरेंस दी कि मैं डिवीजन 2 में यदि तुम्हारे को कभी भी कोई काम होगा तो आपके लिए, आप समझना, आप मुझे बता दीजिएगा, आपका कोई काम रुकेगा नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है? आपको आपके लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस मोटिवेशन से आप काम करते हो, तो ऐसे हमारे यहाँ पे थोड़े से कम लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको जब भी जो सपोर्ट मुझे डिवीजन की तरफ से आपको चाहिएगा वो मिलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास अभी इस रिसेंटली हमारी नई जो सीनियर ब्रांच मैनेजर चेंज हुई है, वो और जो हमारे यहाँ मैनेजर सेल्स, जो हमारे ब्रांच के भी मैनेजर सेल्स भी नए आए हैं। तो दोनों मंडे को फिर मुझे ये एक और सौभाग्य, नया सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो दोनों ऑफिस विजिट करने आए, और मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री प्रदीप गुप्ता सर भी साथ में आए। तो एक बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने उन्होंने एश्योरेंस दी कि भाई आप काम करो। और उन्होंने बहुत, मैडम को ये लगा कि मैडम बहुत हेल्पफुल मैडम है, क्योंकि मैं उनसे 2020-21 में वो डिवीजन में ही काम करती थी। तो उनसे कुछ मुझे काम था, तो उन्होंने वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम भी किया था मेरा। तो उन्होंने भी ये एश्योरेंस दी कि आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा हर तरीके से, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी एमडीआरटी 30 जून तक कंप्लीट हो जाए। तो उन्होंने मेरे से आने के बाद ये रिक्वेस्ट करी थी, तो मैं उनकी बात को सीरियसली लेकर के अब मैं चल रहा हूँ।
और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं 30 जून तक अपने बैलेंस जो मेरे पास कमीशन बचा हुआ होगा उसको लाने की कोशिश करता हूँ। दैट इज फॉर माई साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। और कोई भाई जो शेयर करना चाहते हैं? एक छोटी सी बात और बोलना हाँ, चाहता हूँ कि बोलिए एक छोटी सर। सी, वेरी सॉरी फिर एक छोटी सी बात और, जितने भी लोग अभी बैठे हैं जो सुन रहे हैं ना उन लोगों से, और जो लोग बाद में यूट्यूब में सुनेंगे उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो एक एक चीज मैं अपने यहाँ ऑफिस में फॉलो करता हूँ, यदि आप लोगों को ठीक लगे तो वो फॉलो करना। आप अपना ना हर महीने का रेवेन्यू जरूर चेक करना कि आपका महीने का रेवेन्यू कितना आता है। मैंने एक सिस्टम बनाया था 3-4 साल पहले। तो लास्ट ईयर हम अपना कंपैरिजन करते हैं कि लास्ट ईयर अप्रैल में हमने कितना कमीशन अर्न किया था सारे वर्टिकल से। ये मतलब नॉट ओनली LIC, नॉट ओनली GIC, सारे जितने भी वर्टिकल से हमने कितना पैसा अर्न किया था। और इस साल हमने उस अप्रैल में कितना करा है, और उसमें हमने हमने ग्रोथ करी है, डी ग्रोथ करी है। ठीक है, ये एक हमने सिस्टम बनाया था पिछले साल, 3-4 साल पहले। तो मैं अभी मेरे पास जब कल या परसों फिगर्स आए जो, तो मैं हमने हिसाब हमारे जो फिगर्स आए उसमें आप लोगों, क्योंकि आप हमारी फैमिली है, हम फैमिली की तरह से आप लोगों को मानते हैं। तो हमारे हमने 2 महीने में 40% का रेवेन्यू गेन किया है, जो पिछले साल अप्रैल मई में था और जो इस साल अप्रैल मई में आया है, दैट इज 40% मोर देन द प्रीवियस ईयर। तो ये आप लोग यदि सब लोग अपना मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको भी याद रहेगा कि, आपको भी ध्यान रहेगा कि हमें कैसे अपने अपने अपनी ग्रोथ को बुक करना है, हमें कैसे अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी ना, तो काम करने का इंटरेस्ट बना रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू अतुल भाई। मूर्ति साहब, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट करके बात करें सर, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं तो सर। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। नमस्कार साहब, नमस्कार नमस्कार। सभी को। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग का इतना डेडिकेशन है। नहीं सर, आपका और भी डेडिकेशन है, आपकी बिना तो हम कुछ भी नहीं है ना सर। थैंक यू बहुत सर, थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ, हीरालाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर। हाँ, बोलिए। जी सर, पिछले महीने से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, काम कुछ हो नहीं रहा है। तो जी। इसी के बारे में कुछ मोटिवेशन चाहिए आपसे। हाँ, और आज मिलेगा मोटिवेशन, मिलेगा, मिलेगा। ध्यान से सुनना सेशन, आज का सेशन ही उसी पे है। ओके सर, थैंक यू सर। और मुझे लग रहा है अभी और कोई शेयरिंग नहीं है, तो मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करने के लिए अतुल भाई को निवेदन करूंगा। अतुल भाई, आज के स्पीकर को आमंत्रित करें। हम रोचक भाई को, वेलकम। मेरे ख्याल से ऐसा कोई FPRT में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होगा जो रोचक भाई को नहीं जानता होगा। ठीक है। और सबसे बड़ा ये बात एक शायद हो सकता है लोग ना जानते हो कि रोचक भाई एक मतलब बहुत ही एक सुलझे हुए तरीके से आप इंश्योरेंस के बारे में बातें बताते हैं। क्योंकि मैं हमेशा रोचक पुरी सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब मेरी लाइफ में तो, क्योंकि आई एम फॉर्चुनेट कि वो मेरे, मैं उनकी मित्र श्रेणी में हूँ। ठीक है। और हम जो गोपीनाथ सर की क्लासेस करते हैं तो बैक टू बैक उनके उनसे भी हमें काफी कुछ उसमें रिपीट, जब हम रिपीट करते हैं तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है। जो जो सेशन को जो कम्युनिकेशन स्किल है जो रोचक भाई की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सब लोगों से बस इतना सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो स्पीकर आते हैं ना, चैट बॉक्स ऐसे भर दो ना कि स्पीकर को लगे भाई ये लोग मेरी इंतजार कर रहे थे। और एक्चुअल में हम तो सच में, मैं तो हमेशा अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ जब मुझे रोचक भाई से हाँ मिलती है कि वो सेशन लेने के लिए। मैं हमेशा अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ और मैं अपनी पीठ भी थपथपाता हूँ कि मैंने रोचक भाई से हाँ करवा दी। ठीक है। तो ओवर टू रोचक भाई, थैंक यू सो मच। आपने अपने, आपका आई नो की फैमिली फ्रंट पे बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, प्रोफेशनल फ्रंट्स पे बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, आपका एन नंबर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना और उनके साथ काम करना, उसके बावजूद भी आपने FPRT के लिए एक ये सेशन लेने के लिए स्वीकृति दी, इसके लिए पूरा FPRT परिवार आपका दिल से धन्यवाद करता है। और अब नाउ स्टेज इज योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू डैंग भाई, थैंक यू राठौर भाई, एंड थैंक यू सभी FPRT के मेंबर्स को। मेरा बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। देखो, मैं तो FPRT का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। आप मुझे मौका देते हैं तो मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैं मतलब आपके साथ कुछ शेयर कर पाता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ खुद सीख के जाता हूँ, हर एक सेशन में मैं खुद सीख के जाता हूँ। तो हम आगे पढ़ाने से पहले एक मैं राठौर साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक ना आईपैड के नाम से है मेरा रोचक आईपैड।
आप वहां मेरे को होस्टिंग राइट दे दीजिए प्लीज। दोनों में रोचक पूरी आ रहा है। कर दिया। हाँ जी। तो नमस्कार दोस्तों, आज जैसे कि हम सेशंस की शुरुआत करते हैं, हम उसी हिसाब से आज सेशन की शुरुआत करेंगे। आ, आज के टॉपिक का नाम जो एक्चुअल में है, मुझे बल्कि अतुल जी ने ही गाइड किया। परसों हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि ये रोचक यार, आप ना वो कर लो, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर लो। तो मैं कहा ठीक है, चलो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही बात करते हैं। तो आज हमने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे लेवल पे समझना है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आ, को किस किस ने रिस्क मैनेजमेंट का नाम पहले से सुना है। अच्छा, सबसे पहले वेलकम सब लोगों ने मुझे किया, थैंक यू सो मच। मैं अभी साथ मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट का नाम सुना है तो जस्ट राइट डाउन मी ऑन चैट बॉक्स। आप कहेंगे यार ये बड़ा अजीब सी बात कर रहा है, हम इंश्योरेंस में हैं और क्या हमने रिस्क मैनेजमेंट का नाम नहीं सुना। बट स्टिल आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी पीपल एक्चुअली हैव अंडरस्टूड या नाम सुना है कि रिस्क मैनेजमेंट कुछ होता है। ओके, गुड, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट को ना अगर हम अच्छे से समझने की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट को, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हैं, अभी ये मेडिकल। नेट से वो कनेक्ट है। कोई बीच में आवाज आ रही थी क्या? ओके। सो हम जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हैं और हम मेडिक्लेम भी हम करते हैं, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो या मेडिक्लेम इंश्योरेंस हो, उसका जो सोर्स है, उसकी जो शुरुआत है, वो कहाँ से होती है? रिस्क मैनेजमेंट से। तो अगर रिस्क है तो ही इंश्योरेंस है, अगर रिस्क नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से हम सब लोग इस बात को जानते हैं, और शायद उसी चीज को हम बात कर रहे हैं, रिस्क कवरेज की बात करते हैं जब हम पॉलिसी किसी के साथ डिस्कस करते हैं। उसका सम एश्योर्ड क्या है, रिस्क कवरेज कितना है, हम बात करते हैं, राइट? तो अब रिस्क, अल्टीमेटली रिस्क होता क्या है, हम रिस्क को समझते हैं। तो रिस्क क्या सिर्फ इंश्योरेंस के साथ ही पार्लेंस में ही समझना चाहिए हमारे को, या रिस्क इंश्योरेंस के अलावा कहीं और भी है जहां पर हम डेली बेस पे रिस्क को मैनेज करते आ रहे हैं? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंश्योरेंस के साथ में है या लाइफ के साथ में? अगर आप समझते हो लाइफ के साथ भी हम रिस्क को रेगुलर मैनेज करते हैं तो जस्ट से लाइफ, आप चैट बॉक्स में लाइफ लिख दीजिए। अगर आप मानते हैं कि लाइफ में हम रेगुलरली कोई ना कोई रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, तो जस्ट राइट डाउन लाइफ। अभी तीन ही लोगों ने ये बात मानी है कि हाँ, हम लाइफ में भी रिस्क को मैनेज करते आ रहे हैं। ओके, अब कुछ और लोगों ने लिखा है, गुड। तो बेसिकली लाइफ में अगर हम बात करें कि लाइफ में भी रिस्क को मैनेज करने की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो भी लोग ये बात कर रहे हैं, मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, तो आप लाइफ में कौन से रिस्क को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? तो क्या विद शो ऑफ हैंड्स, अगर आप डिजिटल हैंड रेज करें तो मुझे भी ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, आप कौन से रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। एक बार आप शो ऑफ हैंड से बताइए, कौन इसमें शेयर करना चाहेगा कि लाइफ में कौन सा ऐसा रिस्क है जो हम ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं, या हमारे रिस्क इंश्योरेंस के अलावा मैनेज हो रहा है, जो ऑटोमेटिकली हम करते आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों ने लाइफ यस किया है, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा ना? ओके, विकास अरोड़ा जी कहना चाह रहे हैं। विकास अरोड़ा जी को एक बार अनम्यूट कर दें प्लीज। हाँ जी विकास जी, तो आप लाइफ में कैसे, किस तरह के रिस्क को मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? अ, नमस्कार सर। नमस्कार विकास जी। अ, सबसे पहले तो लाइफ में रिस्क है अनबैलेंस्ड होने का। उसको हम मैनेज करते हैं कि हम लाइफ में सारे एरियाज ऑफ आवर लाइफ हम उसको कैसे बैलेंस करें। ओके। और फिर यदि हम
अपने बिजनेस के टर्म्स में आते हैं तो जो हेजिंग है उसकी हेल्प से हमारी लोन लायबिलिटीज इतनी ना बढ़ जाएं कि हम उस रिस्क को मैनेज ही ना कर पाएं। ओके। तो जैसा कहते हैं कि जो हमारी इनकम है उसका 30% से ज्यादा हमारी लोन लायबिलिटीज या ईएमआई आउटगो नहीं होना चाहिए। ओके। तो इन सब चीजों की हेल्प से उसके बाद जैसे हम फाइनेंशियल पिरामिड की बात करते हैं तो एटलीस्ट 15 to 20 times लाइफ इंश्योरेंस कवर, एटलीस्ट 20 to 25 lakhs हेल्थ इंश्योरेंस कवर, at least 1 CR, yeah, depending upon the income of an individual, personal accident cover, so on and so forth. वेरी गुड विकास जी, आपने बहुत अच्छे से ये चीजों को बताया। ये तो हम ना बेसिकली एज एन इंश्योरेंस एजेंट हम कर रहे हैं, राइट? पर अगर हम इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, थिंक ऑफ ए पर्सन जो इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, एक आम आदमी, हमारी वाइफ, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी जो इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, वो इस भाषा को नहीं समझते, क्या वो कोई रिस्क मैनेज कर रहे हैं? हम उसकी बात करेंगे आज। और फिर जैसा उसमें हम मैंने इंश्योरेंस को, राइट। अपने फील्ड को हम लेके आएंगे कि कैसे हम लाइफ में इंश्योरेंस कर रहे हैं, बट वहां हम उसको अवेयर नहीं है, राइट? एनी अदर पर्सन हु वांट टू से कि हाउ वी आर मैनेजिंग रिस्क इन आवर लाइफ। अगर हम इंश्योरेंस एजेंट नहीं है तो क्या, हम इंश्योरेंस एजेंट नहीं है तो क्या रिस्क को मैनेज कर रहे हैं हम? अतुल भाई, रोचक भाई, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार डैंग साहब। इनका लाइफ इटसेल्फ इज ए अनसर्टेन, अनसर्टेन है, सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। लोग बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस लेना ही क्यों है, उसको मैनेज क्यों करना है? अगर आपकी जिंदगी में अनसर्टेनिटी का रिस्क है, सबको पता है, उस रिस्क को या तो हम रिटेन करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, या 50% रिटेन करते हैं, 50% ट्रांसफर करते हैं। जिन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है, अगर आंख बंद कर ले, अगर बिल्ली आ जाए और कबूतर आंख बंद कर ले, ऐसा तो नहीं है बिल्ली चलेगी, बिल्ली तो वही है ना। आपको आंख नहीं बंद करनी है, मेरे हिसाब से सबको इस बात को समझना है। जो सामने है, अगर कुछ चीज दिख रही है प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन ढूंढना है, आंख नहीं बंद करनी है। थैंक वेरी यू गुड, सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, एक थोड़ा सा मैं भी एग्जांपल जो जो हमारी ना एक रेगुलर लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको समझते हैं कि रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। इवन एक बच्चा जो 6 महीने का है, साल का है, आप देखें, आप जानते हैं कि वो भी अपना रिस्क मैनेज करता है? प्लीज से यस और नो। आप क्या मानते हैं कि क्या एक 1 साल का बच्चा भी अपने रिस्क को मैनेज करता है? करता है सर, वो पकड़ता है अपनी माँ यस को, यस। मिलता है तो हाँ। जब भी आप देखें 1 साल का बच्चा भी है, जब वो बेड से नीचे उतरने लगता है तो मैनेज करता है किसी तरह से कि मैं गिर ना जाऊं। वो उल्टा सीधा टेढ़ा होके अपने आप को इस तरह से नीचे उतारता है कि मैं गिर ना जाऊं। एक छोटा 1 साल का बच्चा भी अपने रिस्क को मैनेज कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने छोटी सी बात की। अब हम बात करते हैं, कितने लोग यहाँ पे हैं जो ड्राइव करते हैं? आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग ड्राइव कर रहे हैं, राइट? तो जब ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग में हमारे पास, चाहे वो कार है, अगर हम कार की एग्जांपल लेते हैं, कार में एक इंजन लगा हुआ है, उसमें एक स्पीडोमीटर दिया हुआ है। मैक्सिमम स्पीड कार की, स्पीडोमीटर की कितनी होती है? प्लीज चैट बॉक्स पे लिख के बताएं, मुझे नहीं पता। कहीं 170 होती है, कहीं 200 होती है। ओके, ठीक है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अगर वो 200 की स्पीड वाली कार है तो उसमें कोई रिस्क मैनेजमेंट हुआ हुआ है? थिंक ऑफ इट। वो तो हम करते हैं। हाँ, तो क्या कंपनी ने भी लगा रखा है कुछ? कंपनी ने कुछ नहीं 200 तक लगा रखा है बस। कंपनी ने उसमें ब्रेकें दी हुई है सर। अजय सर ने बोला है ये बात। कंपनी ने, यस, अजय त्यागी जी, थैंक यू सो मच अजय जी। कंपनी ने उसमें ब्रेक दी हुई है कि अगर स्पीड बढ़ गई और आपके आगे कुछ आ गया तो आप रोक सके, उस रिस्क को मैनेज करने के, टकराव के रिस्क को मैनेज करने के लिए ब्रेक दे दी उसमें। और अगर टक्कर हो जाए तो उसमें हमारा नुकसान कम से कम हो, तो उसमें क्या दिया? बेल्ट दी हुई है। हम्म, से यस, अगर आप इस बात को मान रहे हैं तो, मान रहे हैं सर। राइट? घरों में हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं, क्या वो रिस्क मैनेजमेंट है? यस सर। बिजली चली जाए है। अचानक से तो एक है। बैकअप का अरेंजमेंट कहां से है? रिस्क मैनेजमेंट है।
आपके डेटा क्रैश ना हो जाए, और आज की डेट में कहते हैं आप क्लाउड पे ले जाओ या आप अपने हार्ड डिस्क पे उसको रेगुलर बेस पे उसकी सेव करो। कॉपी करते रहो, इज दैट ए रिस्क मैनेजमेंट? यस। राइट? तो अगर आप देखें, समझने की कोशिश करें, तो रिस्क ना, हम सिर्फ इंश्योरेंस की बात नहीं करते, रिस्क हमारी लाइफ में हर बंदा किसी ना किसी रिस्क को मैनेज कर रहा है। कितने लोग रील्स देखते हैं? से यस, अगर कोई लोग रील्स हाँ, देखते हैं, कितने लोग रील्स देखते हैं आजकल की इंस्टाग्राम पे रील्स आते हैं ना, शॉर्ट्स आते हैं? से यस अगर आप लोग देखते हैं तो। यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब रील्स में भी ना बहुत डिफरेंट तरीके की ना रिस्क मैनेजमेंट चल रहा होता है। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स में आजकल क्या रिस्क मैनेजमेंट चल रहा है, बता सकते हैं? करंट अफेयर, बिल्कुल करंट अफेयर, इट इज फ्लाइट क्रैश का लोडेड। भी वो चल रहा है। अमित जी कुछ कह रहे हैं? कह रहा सर, फ्लाइट क्रैश हुई थी कल, करंट अफेयर वही चल रहा है सभी जगह। कौन सा? फ्लाइट फ्लाइट फिर क्रैश हुई थी। फ्लाइट फ्लाइट, क्रैश हुई है। फ्लाइट क्रैश हुई है, वेरी गुड। जो इंजर्ड है उनको अस्पताल में पहुंचा के उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। करेक्ट। तो अगर उसको हम वो देखें कि रिस्क, अगर वहां पर हमने ये भी देखा कि इंश्योरेंस का मेरे ख्याल से वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लेम की बात हो रही है कि शायद जो इसमें आएगा। जी, राइट? आएगा एकदम। ओके। तो यानी कि अभी हम ये समझे कि रिस्क जो है ना, रिस्क हम ऑलरेडी लाइफ में किसी ना किसी चीज में रिस्क है, और हम उस रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं। हम लाइफ में भी रिस्क मैनेज करके चल रहे हैं। हम एक बिजनेसमैन के पास बैठे हैं, तो वो क्या कर रहा होता है? वो भी कोई ना कोई रिस्क मैनेज करके चल रहा होता है। आज ये मेरे एम्प्लॉय हैं, चार ये छोड़ के चले, तो मेरे पास बैकअप प्लान क्या है? मैं किसको और लगाऊंगा? ये बंदा छोड़ के ना चला जाए, तो क्या मैं इसको कंटिन्यूटी के लिए क्या कर सकता हूं कि ये छोड़ के ना जाए? आज मेरा पास अगर ऑफिस में कोई आ जाए, पीछे से लाइट ना चली जाए, तो उसके लिए मुझे इन्वर्टर होना चाहिए, मेरा डेटा बैकअप होना चाहिए। मैं लोगों की लाइफ में अगर मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, लोगों की लाइफ में सर्विसिंग प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो मेरा बैकअप क्या होना चाहिए? क्या ये रिस्क हम ही मैनेज कर रहे हैं या वो बिजनेसमैन भी मैनेज कर रहा है? क्या मैन्युफैक्चरर रिस्क मैनेज कर रहा है अपना, कि उसकी अगर सभी करते हैं, सभी प्लांट करते हैं। है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी रुक जाए तो उसको कैसे करेगा? उसको वो कैसे प्रोडक्शन क्रिएट करेगा? क्या एक ट्रेडर अपना रिस्क मैनेज कर रहा है? तो रिस्क मैनेज हर कोई कर रहा है, लेकिन हम और डेली बेस पे कर रहा है। डेली बेस पे कर रहा है। बट मैं एक हमने, एग्जांपल देना चाहता हूँ। है ना, तो अगर हम इस चीज को मान के चलें, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, रिस्क मैनेजमेंट इज बेसिकली पार्ट ऑफ लाइफ। इट इज नथिंग कि भैया एक इंश्योरेंस के एजेंट को ही रिस्क मैनेज करता है। राइट? अब रिस्क को मैनेज कैसे करना है? रिस्क को मैनेज करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है? रोचक सर, अरोड़ा जी कुछ बोलना चाहते थे। हाँ जी, अरोड़ा जी प्लीज बताएं। मगर हम डेली लाइफ में सवेरे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम फिट रहें यस, और अपने काम धंधा करते रहें। यस, अगर नहीं करेंगे, घर बैठ जाएंगे, काम धंधा कैसे होगा? ये भी रिस्क मैनेजमेंट ही है। यस। तो हम अगर बीमार ना पड़े, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, तो दैट इज ऑल्सो रिस्क मैनेज, पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो अब रिस्क मैनेजमेंट को अगर जब हम समझते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट को हम चार तरीके होते हैं रिस्क को मैनेज करने के। सबसे पहला रिस्क क्या है? रिस्क, अच्छा, सबसे इससे पहले, रिस्क से पहले इसको, रिस्क को अगर वैसे भाषा में समझे कि रिस्क का मतलब क्या है, किसी भी तरह के होने वाले लॉस को हम रिस्क कहते हैं। हेल्थ का लॉस है, दैट इज रिस्क। उसके लिए हम क्या करें? अभी चाचा जी ने बताया, हम मैनेज कर रहे हैं रिस्क को कैसे? अपना हेल्थ एक्टिविटी करके, अपने अपने को एक्सरसाइज करके, अपने आप को एक्टिव रख के। राइट? लाइट चली जाने का रिस्क है, जिसके कारण से एक लॉस हो सकता है हमारी प्रोडक्टिविटी में, उसके लिए हम इन्वर्टर कर रहे हैं। तो हम, रिस्क का मतलब क्या है कि कहीं भी कोई होने वाले लॉस को हम बचा सके, तो उसको मैनेज करने को हमने रिस्क मैनेजमेंट बोला। अब रिस्क मैनेजमेंट को हम किस तरह से हैंडल करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए हमारे को चार बेसिक चीजें होती हैं। सबसे पहला रिस्क को मैनेज करने का तरीका क्या है कि हम उस रिस्क को प्रिवेंट कर लें, हम वो रिस्क होने ही ना दें। क्या हम ऐसा रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जहां हम रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं? कोई रीसेंट एग्जांपल, जैसे कोविड आया, तो हमें क्या कहा गया
कि अगर आपके सर्कल में किसी को कोविड है या आपको कोविड है, या आज की डेट में भी अगर कोविड की इन्फेक्शन की बात हो रही है, तो वो कहते हैं अपने आप को कुछ टाइम के लिए आइसोलेट कर लो, या आप ऐसी जगह भीड़ में जाने से बचो जहां पे इन्फेक्शन आ सकता है। तो दैट इज ए प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क, राइट? प्रिवेंशन ऑफ रिस्क, लेकिन हम प्रिवेंशन ऑफ रिस्क भी कभी कभी तक ही कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क के बाद में हम और क्या कर सकते हैं? हम ना रिस्क को, देखो रिस्क प्रिवेंशन दो तरीके से होता है। एक तो रिस्क को ना हमने कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे? या तो हम रिस्क अवॉइड कर देंगे कि नहीं, हमने ऐसे जगह भीड़ भाड़ इलाके में जाना ही नहीं है जहां पर कोई रिस्क हो सकता है, जहां पे कोई इन्फेक्शियस लोग हो सकते हैं, जहां पे लोगों में इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमने अवॉइड कर दिया। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम जाएंगे तो मास्क लगा के जाएंगे। जैसे आजकल हम रील्स की बात कर रहे हैं, अभी मेरे को कल ही मैं ये टॉपिक बात कर रहा था किसी से कि यार रिस्क मैनेजमेंट में क्या बोला जाए, क्या डिस्कस करा। आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन इट। तो अभी देख रहे थे, अभी रिसेंटली हमने देखा, और जिसकी बड़ी सारी रील्स भी बनी है, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यार रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करें, हम शादी नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? हम अवॉइड कर लेंगे या प्रिवेंट करना है तो हम मेघालय नहीं जाएंगे शादी के बाद घूमने, राइट? इंदौर की बात कर रहे हैं आप? है जी। इंदौर की बात कर रहे हैं आप? मतलब अभी इंदौर। देखिए, हमने रील्स से क्या समझे, वो अभी जो आप आज की डेट में जो रील्स बन रही हैं, वो रील्स भी जो बन रही हैं, अभी जो हादसे हुए हैं, तो मैरिज के बाद अगर हादसे हुए हैं तो उसमें क्या है, हम अवॉइड करें, हमने शादी नहीं करनी। माँ बाप बच्चों को कसम दिला रहे हैं भैया हम शादी नहीं करियो, बच्चे माँ बाप को कह रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे, जिंदा रहेंगे, राइट? दैट इज अवॉइडेंस। प्रिवेंशन, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अब इसी को एग्जांपल ले रहे हैं, लाइफ का एग्जांपल है जो हम सबके लिए काम आ सकता है। प्रिवेंशन, कि हम अगर कोई बीच में हीटेड आर्गुमेंट आ रहा है तो हम क्या उसको रोक सकते हैं? स्पाउसेस के बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है जिसके कारण से इतना बड़ा बवाल हो सकता है, क्या हम उसको रोक सकते हैं? दैट इज ऑल्सो रिस्क मैनेजमेंट। सो इट इज फॉर लाइफ, राइट? अब रिस्क मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले क्या सीखा? हमने देखा कि रिस्क को पहला काम हुआ कि हम कंट्रोल कैसे करें। दो तरीके से कंट्रोल करेंगे। पहला, हम रिस्क को अवॉइड करेंगे, जैसे हमने तो एक कोविड का एग्जांपल दिया, या अभी जैसे आजकल मीम्स में हम समझ रहे हैं, इट इज नॉट, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पार्टीज हु आर इफेक्टेड, बट यहां पर हमने सिर्फ इसको रिस्क को समझने के लिए बात की, एग्जांपल लिया कि कैसे वो रिस्क को या तो अवॉइड कर रहे हैं या रिस्क को प्रिवेंट कर रहे हैं। अब पहला काम हुआ, हमने रिस्क को कंट्रोल किया। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि हमने रिस्क को फाइनेंस करना। मान लीजिए रिस्क हो गया, मान लीजिए रिस्क हो गया, तो रिस्क हो गया तो उसको अब करेंगे क्या, कैसे हैंडल करेंगे? तो या तो वो रिस्क हो गया, या तो हम खुद झेल लेंगे, या रिस्क को ट्रांसफर करेंगे, राइट? अब यहां पे समझने वाली बात है कि कैसे रिस्क को झेलेंगे और कैसे रिस्क को ट्रांसफर करेंगे। यहां पे इंश्योरेंस हमें समझने की जरूरत है, यहां पर इंश्योरेंस का पार्ट आएगा। रिस्क मैनेजमेंट तो लाइफ के लिए है, बट जब रिस्क ट्रांसफर की बात आती है, जब रिस्क रिटेंशन की बात आती है, वहां पर इंश्योरेंस का काम आएगा, राइट? तो अब इसको अगर हम समझे, रिस्क ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है, कौन उस रिस्क को अपने ऊपर हैंडल कर सकता है, जो हैंडल करेगा उसको क्या सोचना होगा, जो रिस्क अपना मैनेज करने की सोच रहा है उसको क्या सोचना होगा, राइट? तो इसमें, इसके बाद जो अगली हम बात करेंगे, हमने रिस्क को मैनेज कैसे करना है। हमने यहां देखा कि जब भी कोई रिस्क होता है तो उसमें दो तरह की चीजें होती हैं, अगर इस क्वाड्रेंट से समझे। उस रिस्क के होने का फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने चांसेस है कि वो रिस्क हो जाएगा,
अब देखिए यहां पर आप अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे वाई एक्सिस में, तो रिस्क होने की फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, बहुत कम चांस है कि वो रिस्क होगा। और वाई एक्सिस पे अगर आप ऊपर की तरफ देखें, हाई यानी फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज्यादा है कि वो रिस्क होगा ही होगा। दूसरा, अगर रिस्क हो गया तो उसका जो लॉस है उसकी सीवियरिटी क्या है, उतना कितना बड़ा लॉस होगा। तो उसमें या तो कम लॉस होगा या ज्यादा लॉस होगा। तो हमने एक तरफ लो लिखा और एक तरफ हाई लिखा। अब आप ये समझें कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्वाड्रेंट 1 में अगर आप देखें और 2 में अगर कोई रिस्क आता है तो उसमें हम देखें फ्रीक्वेंसी कम है, सॉरी सीवियरिटी ऑफ लॉस कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम भी है ज्यादा भी है। यानी क्वाड्रेंट 1 में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन अगर वो लॉस हो गया तो उसका लॉस कम होगा, राइट। लेकिन क्वाड्रेंट 2 में क्या है, वो फ्रीक्वेंसी भी कम है और अगर लॉस हो गया तो वो भी कम है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल से, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक कॉमन फ्लू की बात करते हैं। कॉमन फ्लू किसी की लाइफ में होना एक आम बात है, कॉमन बात है, रेगुलर हो सकता है, या उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो आप सभी समझेंगे कि हम देखते हैं अक्सर हमारे सर्कल में, इवन हमारे साथ या हमारी फैमिलीज में, साल में 1 2 3 बार कभी किसी न किसी को फ्लू हो जाता है, बड़े कॉमन सा है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन अगर कोई किसी को कॉमन फ्लू हो गया तो उसका नुकसान कितना है। वो एक बार जाएगा डॉक्टर से, एंटीबायोटिक लेंगे, दवाई लेंगे, या किसी भी तरह का डॉक्टर का, होम्योपैथी में जाना है, एलोपैथी में जाना है, योगा करना है, वॉटेवर, लेकिन वो इतना ज्यादा जेब पे भारी नहीं पड़ने वाला। तो अगर वो जेब पे भारी नहीं पड़ने वाला तो उसका सीवियरिटी ऑफ लॉस क्या हो गया, कम हो गया। तो जहां पर भी किसी भी रिस्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर वो हो गया तो उसका लॉस होने के चांसेस, या उसका जो सीवियर, उसका उसका जो नुकसान है वो ज्यादा नहीं है। तो ऐसा जो केस है वो हमारे पास क्या रहा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लॉस कम, क्वाड्रेंट 1 में आएगा। से यस इफ यू अंडरस्टैंड, राइट, यस इफ यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो प्लीज यस लिख दीजिए। उमेश हेतल जी नहीं ही सिर्फ अभी समझ में आया, बाकी सब लोग ओके। चरण जी को ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बात आई कि जहां पर फ्रीक्वेंसी भी कम है, लेकिन अगर हो गया तो उसका लॉस भी कम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जिंदगी में कॉमन फ्लू तो हम देखते हैं, फैमिली में अक्सर हम देखते हैं 1 2 3 बार हो जाता है लोगों को। लेकिन मलेरिया कितनी बार होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी में 2 या 3 बार। तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और अगर मलेरिया किसी को हो गया तो लॉस कितना है उसमें, अगर दवाइयों का खर्चा कितना है, इट इज ऑल्सो बहुत कम। तो ऐसा जो केस है वो क्वाड्रेंट 2 में आ गया। क्वाड्रेंट 2 में क्या हो गया, जैसे मलेरिया हो गया किसी को, कि फ्रीक्वेंसी भी कम है, अगर हो गया तो खर्चा भी नॉर्मल है। ऐसे केसेस को हम रिस्क को रिटेन करने में ही समझदारी है, उसको हम अपनी जेब से ही खर्चा कर लेते हैं। अभी जैसे सुनील भाई ने पीछे मोटर क्लेम के बारे में क्लास ली, मतलब हमें समझाया बड़ा अच्छा, और हम उसमें ये समझ पाए कि अगर गाड़ी का साइड मिरर लग जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, गाड़ी चलेगी तो साइड मिरर कहीं भी लग सकता है, लेकिन अगर वो टूट गया है तो शायद उसका खर्चा इतना ज्यादा नहीं है, वो हम अपनी पॉकेट में बेयर कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से हमने रिस्क मैनेजमेंट को समझना है। अगर हम किसी क्लाइंट के पास भी बैठे हैं तो हमने उसके साथ भी डिस्कस करना है। क्लेम लिखते वक्त भी हमने ये देखने की कोशिश करनी है, हमने किसी को इंश्योर करना है तब भी ये कोशिश करनी है, ये समझना है
जिस चीज के लिए हम इंश्योर कर रहे हैं उसकी रिस्क होने की संभावना कितनी है, और अगर वो रिस्क हो गया तो उससे होने वाला लॉस कितना है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लॉस कम है, तो बेहतर है उसको हम रिटेन कर लें। वेयर एज क्वाड्रेंट 3 ये बोलता है कि फ्रीक्वेंसी भी कम है। क्वाड्रेंट 3 में आप देखिए, फ्रीक्वेंसी होने के चांसेस जो है वो कम है, लेकिन अगर हो गया तो नुकसान ज्यादा है। और चौथे वाले केस में क्या है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और लॉस भी ज्यादा है। एग्जाम्पल देंगे। पहले तो ये, अगर ये बात समझ में आ गई 3 और 4 में क्वाड्रेंट में क्या है, तो प्लीज से यस अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो। प्लीज से यस अगर आपको ये बात समझ में आ गई, इसमें राइट अपना अपना चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए। ओके। ओके। अब क्वाड्रेंट 3 में क्या हुआ, अगर वो रिस्क होने की संभावना बड़े, अच्छा अजय त्यागी जी ने बोला क्रिटिकल इलनेस का फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी की लाइफ में होगा उसके चांसेस कितने हैं, बहुत कम है। एक्सीडेंट हो गया, चांसेस कितने हैं, कम है। एक्सीडेंट होकर डेथ हो गई या किसी डिसीज से डेथ हो गई, चांसेस कितने हैं, कम है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कम हो लो। गई, लो। वेरी लो, बहुत कम हो गई। लेकिन अगर वो डेथ हो गई, अगर डिसेबिलिटी हो गई, अगर वो डिसीज के कारण भी डेथ हो गई, क्रिटिकल इलनेस हो गई, तो उसका नुकसान ज्यादा है या कम है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो अगर कहीं भी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन लॉस होने के चांसेस, लॉस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए, उस रिस्क को ट्रांसफर कर देना चाहिए। से यस इफ यू अंडरस्टैंड दिस, राइट, यस इफ यू अंडरस्टैंड दिस, कि जिस भी इवेंट का फ्रीक्वेंसी होने की संभावना कम है, लेकिन अगर वो हो गया तो उसका रिस्क, उसका उसका लॉस बहुत ज्यादा है, उस रिस्क को ट्रांसफर कर देना चाहिए। राइट। ओके, परफेक्ट। अभी इसके एग्जाम्पल पे जैसे आएंगे, एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बात क्रिटिकल इलनेस किसी को गया, डिसेबिलिटी होने का चांस, लाइफ इंश्योरेंस, डेथ का चांस, तो यहां पर हमारा क्या बात है, एक कि हमने इसको ट्रांसफर करा। अब चौथा एक केस आता है जहां पे क्वाड्रेंट 4 कहता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा हो गई, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर हो गया तो लॉस होने के चांसेस, लॉस भी बहुत बड़ा लॉस है। तो ऐसे रिस्क को ही क्या करना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए। ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप जहां पर रिस्क भी, मतलब फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा हो, और अगर हो गया तो उसका लॉस होने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो। अगर आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं तो प्लीज आप एग्जांपल दीजिए। एक बंदा डायलिसिस पे चला गया, रोज डायलिसिस होता है उसका। परफेक्ट एग्जांपल, बहुत बड़ी एग्जांपल, बहुत बड़ी एग्जांपल, कि ऑलरेडी उसको कोई डिसीज डायग्नोज हो गई है, ऑलरेडी कैंसर डायग्नोज हो गया है, उसका फ्रीक्वेंसी, उसके जाने के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और ऊपर चला गया तो उसका फैमिली का लॉस भी बहुत बढ़ गया, तो ऐसे बंदे का रिस्क भी ट्रांसफर करना चाहिए। अब आप बताइए, और आपके, एक हाँ जी, कुछ हीरालाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक कोई जैसे पेशे से ड्राइवर है तो उसका भी रिस्क ज्यादा है। हाँ, वो ऑक्यूपेशनल रिस्क हो गया ना। ओके। तो अब प्रश्न ये आता है कि हमें उस रिस्क को भी ट्रांसफर करना चाहिए जो कि फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, और अगर हो गया तो लॉस भी ज्यादा है। अब आप एक बात बताइए मुझे, आपके पास ज्यादातर कॉल्स जब आते हैं कि मेरे को इंश्योरेंस लेना है, वो किन लोगों के आते हैं, क्वाड्रेंट 3 वालों के या क्वाड्रेंट 4 वालों के? प्लीज राइट ऑन चैट बॉक्स। आदमी जाता ही चौथे क्वार्टर में पहुंच जाता है, तब सोचता है अब मेरी को जरूरत है, इंश्योरेंस करवा ले। या राइट। कम इंश्योरेंस है तो बढ़वा दो मेरा, अगर बढ़ा सकते हो तो। तो मैनी ये टाइम्स लोगों को ये लगता है कि मेरे को जरूरत नहीं है, और जब कुछ जरूरत होगी तो लेंगे। आप, हम यंग बच्चों से बात करते हैं, अभी आज से साल पहले हम किसी के साथ ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, एंड शी इज
वेरी यंग गर्ल, 23-24 ईयर्स की एज थी उनकी। तो मैं 3-4 लोगों में हम डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, एंड शी सेड कि ये तो सर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, अभी हमारी इंश्योरेंस की उम्र थोड़ा, अभी थोड़ा हमारे को जरूरत है। तो आपने भी सुना होगा यंग बच्चों को, उनको लगता है हमारे को जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि जरूरत कब होती है उसको? जब वो क्वाड्रेंट 4 में होता है तब उसको जरूरत महसूस होती है। लेकिन जब 4 में पहुंचेगा, अब आप ये बताइए, आप इंश्योरेंस फील्ड में है, तो क्या जो बंदा 4 में है उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा? से राइट, यस और नो? नो। क्या जो बंदा 4 क्वाड्रेंट में पहुंच गया उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा? राइट, यस हार्डली और नो? एनी चांस। राइट। तो हमारे पास जब हम किसी के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा समझने वाला काम क्या है कि जो बंदा क्वाड्रेंट 3 में है, हम उसी को इंश्योर कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट किसका हो सकता है? जो क्वाड्रेंट 3 में है। लेकिन जो क्वाड्रेंट 4 में हो गया उसको तो भगवान ही बचा सकते हैं। राइट। तो क्वाड्रेंट 3 में रहते रहते ही हमारे को अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही क्वाड्रेंट 4 में आ जाते हैं, हमारा रिस्क ट्रांसफर नहीं हो सकता। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब अगर हम देखें कि जहां पर हम मेडिक्लेम की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि यार ये कंपनी तो इंश्योरेंस देती ही नहीं है, ये तो मेडिकल की रिक्वायरमेंट पे रिक्वायरमेंट लगा रहे हैं, ये तो कभी कुछ मांग रहे हैं कभी कुछ मांग रहे हैं। ऐसा होता है किसी के साथ? राइट, यस और नो? राइट, यस और नो? यस, वेरी गुड। एसपीजी के साथ होता है, और किसी के साथ नहीं होता, है ना? तो अगर बड़ा इंश्योरेंस हम देखते हैं, जब बड़ा इंश्योरेंस लेने की बात आती है, तो वहां पर कंपनी रिक्वायरमेंट पे रिक्वायरमेंट लगाती है। आज इसका ये मेडिकल करा के दो, आज इसका ये टेस्ट करा के दो, आज ये टेस्ट करा के दो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो भी तो ये देख रहे हैं, अगर वो हमारे को इंश्योरेंस दे रहे हैं तो इंश्योरेंस से होने वाले लॉस को तो वही बियर करने वाले हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी। तो जिसने इंश्योरेंस से होने वाले लॉस को बियर करना है, वो भी तो ये सोचेंगे कि भैया इस केस की फ्रीक्वेंसी क्या है क्लेम देने की। उस क्लेम देने की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, तो वो भी आप इंश्योरेंस क्यों देंगे? तो इसीलिए हमारा को सबसे बड़ी बात हमारे को इंश्योरेंस में ये समझनी है कि इंश्योरेंस सबसे बड़ी बात है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। दूसरी बात यह है कि इंश्योरेंस जो हमें करना है तो कब करना है? जब हम क्वाड्रेंट 3 में हो तब करना है। राइट। अब रिस्क को ट्रांसफर किया जब क्वाड्रेंट नंबर 3 में है, लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 4 में चले गए तो रिस्क को ट्रांसफर ही नहीं होगा। अब अगली बात समझते हैं। यहां हमने वही बात की कि जैसे एग्जांपल दिया, कॉमन कोल्ड में हम क्या कर सकते थे? क्वाड्रेंट 1 में हम उस रिस्क को प्रिवेंट कर सकते थे। अगर मलेरिया हो जाता है, उसके लिए भी रिस्क रिटेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेंट 3 में है, जैसे क्रिटिकल इलनेस है या डेथ है, तो हम लॉस प्रिवेंशन की बात भी सोच सकते हैं। और हम क्वाड्रेंट 4 में आने के बाद अगर हम सोचते हैं कि रिस्क हमारा कोई कंपनी ले ले, तो कंपनी वो लॉस वो लेगी क्यों? अगर वो लेगी भी तो उसकी कॉस्ट बड़ी हाई हो जाएगी। और ये अक्सर अतुल जी से हमने सुना, आपने भी सुना होगा कि इंश्योरेंस तब लेना चाहिए जब हमें जरूरत नहीं हो। क्वाड्रेंट 3 में है तो हमें जरूरत नहीं है, और जब जरूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती नहीं, देती है तो लोडिंग बहुत लग जाती है। राइट, मेकिंग सेंस? प्लीज से यस अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो। प्लीज राइट यस अगर ये बात क्लियर हो गई, तब हम अगली बात पे चलेंगे। सिर्फ एक हीरालाल सैनी जी को समझ में आया है, राकेश जी को भी आया? ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये तो हमने बात की अभी बेसिक बात जो हम अभी तक समझते आए हैं लाइफ इंश्योरेंस की, बड़ी बेसिक सी बात। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। राइट। अब जैसे ये यहाँ पे हम स्लाइड में देख रहे हैं, ये संजय साहब है, उनकी ये पाई में ना, इनको जो सर्कल में पूरी की पूरी इनकम जो है ना, फैमिली की इनकम, वो इस पूरे सर्कल में है, जिसमें से जो छोटा वाला हिस्सा कट है, जो छोटा वाला हिस्सा कट है, वो उनकी रेंटल इनकम है, और बाकी सारी की सारी इनकम वो खुद ऑक्यूपेशनल इनकम से कमाते हैं।
तो यानी कि अगर उनकी साथ कोई हादसा हो जाए, संजय जी किसी कारण से वापस नहीं पहुंचे, तो फैमिली को कितना बड़ा लॉस है, इतना बड़ा लॉस है। फैमिली को कितना बड़ा लॉस है, ये जो ब्लू सेक्शन में दिख रहा है इतना बड़ा लॉस है, क्योंकि बाकी का रेंटल हो या इंटरेस्ट हो, सिर्फ इतने पे ही फैमिली को गुजारा करना पड़ेगा। इसीलिए हमें इस रिस्क को ट्रांसफर करना है, जहां पर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, जहां पर हम बाकी मेडिक्लेम या जितनी भी इंश्योरेंस है, यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल है वो इंश्योरेंस की बात करते हैं, बट नेचुरली यहाँ तो लाइफ इंश्योरेंस एप्लीकेबल होगा, राइट। अब आगे चलते हैं। इंश्योरेंस समटाइम्स जब कंपैरिजन करते हैं लोग रिटर्न के साथ कि यार आप इंश्योरेंस में क्या रिटर्न दोगे, तो इंश्योरेंस सीम्स यूजलेस इन केस ऑफ रिटर्न। रिटर्न वाले रिटर्न इन केस ऑफ रिटर्न यूजलेस है, बट इट इज वेरी यूजफुल फॉर द फैमिली इन केस यू डोंट रिटर्न। अगर घर वापस नहीं आए तो ये फैमिली के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। सो वी हैव टू मैनेज दैट रिस्क। इफ वी आर नॉट देयर, व्हाट विल हैपन टू द कंपनी, राइट। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। अनसर्टेनिटी इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। अभी डैंग साहब ने शुरुआत की थी ना अनसर्टेनिटी की बात। कभी भी कोई भी बात कभी भी कहीं भी हो सकती है, राइट। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे हनीमून पे जाने की, वापस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अवॉइडेंस की बात की, प्रिवेंशन की बात की, राइट। रिस्क रिटेंशन की बात की, और रिस्क ट्रांसफर की बात भी हो रही है। आजकल मीम्स ऐसे भी आ रहे हैं, आजकल ऐसे रील्स भी आ रही है। रिस्क ट्रांसफर क्या करो जी, साथ में बाउंसर लेके जाओ, राइट। देखो होगा आपने भी। तो वहां से हमारे को इसको इसको मजाक में नहीं लेना, इसको हमारे को समझना है कि यस, ये इट इज अ पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे बिहेवियर, एवरीडे लाइफ। अगर हम एवरीडे हर चीज में अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन आवर फाइनेंशियल लाइफ, व्हाई नॉट मैनेजिंग आवर रिस्क, जहां पर बच्चों के गोल्स जुड़े हुए हैं, जहां पर फैमिली का गोल्स जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स जुड़े हुए हैं, फ्यूचर के ड्रीम्स जुड़े हुए हैं, राइट। अतुल जैन जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, इंश्योरेंस इज अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस व्हेन यू डोंट नीड इट, एट द सेम टाइम इट इज नॉट अवेलेबल एट एनी प्राइस व्हेन यू नीड इट। अतुल जैन जी, वाह जी, क्या बात है जी, वेरी गुड। थैंक यू अतुल जैन जी, बहुत कुछ आपसे सीखते हैं हम। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन कई बार कहते हैं ना, वहां हम रिटर्न ऑफ कंपैरिजन के लिए बात की। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की रिटर्न क्या है, ये बहुत पुरानी स्लाइड है, पहले 9% का बहुत पुराना टाइम है ये। सॉरी, इसको मैंने अपडेट नहीं किया हुआ। आज की डेट में 9% रिटर्न नहीं होगा, कम आएगा, आप देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस रिटर्न को कंपैरिजन किया है। अगर पर्सन सरवाइव करता है तो ही ये 9% वाला रिटर्न है। आज की डेट में भले ही 7 हो गया होगा, 6.5 हो गया होगा, कहीं कहीं पे 6 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ये तो जब बचे तो है, लेकिन अगर हम वापस नहीं आए तो जो रिटर्न है, दैट कंपैरिजन ऑल्सो शुड बी देयर। अगर हम रिटर्न का कंपैरिजन करते हैं, ऑल्दो रिटर्न का कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए, बट वैसे बात करो कि बिकॉज इसमें वो वाला डेट ऑफ डेथ किसी की भी नहीं पता है, इसलिए हम वो रिटर्न को निकाल ही नहीं सकते व्हेन एवर ए पर्सन सेज कि भैया रिटर्न क्या है, राइट। आगे चलते हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं जो लंबा जीना चाहते हैं, से यस, जो लंबा जीना चाहते हैं। कोई भी नहीं जीना चाहता, राइट। यस, अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, अरे वाह, वेरी गुड। कुछ लोग लंबा भी जीना चाहते हैं भाई, वाह, वेरी गुड। रोचक भाई, हाँ जी। मैं हमेशा ना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा अगर मर गए तुम तो तुम्हारा दुख थोड़ी है, वो तो तुम्हारे परिवार का दुख है। लेकिन अगर तुम जी गए, वो सबसे बड़ा दुख तुम्हारे लिए, अगर प्लानिंग नहीं की तुमने तो। बिल्कुल। अब जी। तो कहना, अब ये बिल्कुल डैंग भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली। कहते लाइफ में ना दो तरह के रिस्क है। डाइंग टू अर्ली इज ए रिस्क फॉर द फैमिली, जो हमने भी बात की, अगर डेथ हो गई बंदे की, फैमिली के लिए रिस्क है। वेयर एज डाइंग टू लेट इज ऑल्सो ए रिस्क। 80 साल, 90 साल, 100 साल जी गया, वो भी रिस्क है अगर उसके पास इनकम नहीं है, एंड दैट इज रिस्क फॉर योर सेल्फ। अब हम लंबा तो जीना चाहते हैं, पर
क्या हमारे हाथ में है? नहीं। बट हमें क्या करना पड़ेगा, उस रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा कि अगर मैं 90 साल जी गया, अगर मैं 95 साल जी गया, तो देयर इज रिस्क वेदर आई विल बी हैविंग दैट मनी टू सरवाइव, या मुझे किसी से मांगने पड़ेंगे। इज इट ए रिस्क और नॉट? से यस इफ यू से यस। अगर मैं लंबा जी गया 90 साल तक, 95 साल तक, 100 साल तक, तो क्या ये रिस्क है कि मेरी इनकम स्टॉप हो सकती है? क्या ये रिस्क है कि मुझे किसी से मांगना पड़े? यस, ये रिस्क है। तो अगर ये रिस्क है तो क्या इसको मैनेज नहीं करना चाहिए? राइट, से यस, अगर इसको मैनेज करना चाहिए। अभी तक हमने बात की रिस्क की, अगर मैं ना रहा तो मेरी फैमिली के लिए रिस्क है, बट अगर मैं रह गया तो भैया मेरे लिए भी तो रिस्क है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूं, मेरी पेंशन नहीं आ रही, तो डू आई वॉन्ट टू लिव इन दैट रिस्क कि जहां पर मैं बच्चों के साथ मांगना पड़े या चैरिटी में जीना पड़े? इफ नॉट, देन हमें क्या करना पड़ेगा? दो चीजें चाहिए होती है लाइफ में, हमेशा दो चीजें चाहिए होती हैं। या तो आपके पास ईपी का मतलब है अर्निंग पावर, 90 साल की उम्र में भी आप में अर्निंग पावर होनी चाहिए। 90 साल में भी जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, 70 साल में भी जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। और ये अर्निंग पावर कब से आती, कैसे आती है? तीन चीजों के मिश्रण से आती है, बॉडी, माइंड और टाइम। ये तीनों लगा के आपके पास अर्निंग पावर आती है। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप प्रोफेशन में हैं, अगर आप तीनों को मिश्रण करते हैं तभी अर्निंग पावर आती है। आप एक बिजनेसमैन के पास देखें, वो बिजनेस में पैसा कमा रहा है, ये तीनों चीजों के मिश्रण से कमा रहा है। जो बंदा जॉब कर रहा है, बड़ी बड़ी जॉब्स में है, वो माइंड को लगा रहा है, टाइम को लगा रहा है, बॉडी को लगा रहा है, तभी वो पैसा आ रहा है। कभी आपने देखा है इनमें से तीन में से एक भी चीज वो ना लगाए तो उसका पैसा आ जाए? नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास जिंदगी भर अर्निंग पावर है, तो मैं 80 साल में भी, 90 साल में भी मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वेयर एस अर्निंग पावर डिटीरियरेट होती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। आज से 10 साल पहले जो हमारी कैपेसिटी काम करने की थी, आज वो डिटीरियरेट हुई है। से यस, अगर आप एग्री करते हैं तो आज से 10 साल पहले आप जितनी मेहनत कर पाते थे फिजिकली, मेंटली, क्या वो डिटीरियरेट हुई है? से यस, अगर आप मानते हैं इस बात को तो। राइट। तो क्या ये सिर्फ आपके साथ ही हो रही है या आपके क्लाइंट्स के साथ भी हो रही है? सभी के साथ हो रही है। तो आने वाले टाइम में तो और डिटीरियरेट होगी, यानी माइंड, बॉडी और टाइम से जो अर्निंग पावर में कर पा रहा था, इसमें संभावना रिड्यूस होने की है। तो ऐसे में हमारे पास क्या होना चाहिए? इनकम यील्डिंग एसेट होनी चाहिए। एक ऐसी एसेट जो हमारे को रेगुलर बेस पे बिना रुके एक रिटर्न दे। जब मैं 90 साल का हूं, मेरे अकाउंट में 1 तारीख को सुबह 8 बजे 1 लाख रुपए का चेक आ जाए, तो क्या मेरा रिस्क मैनेज होगा कि मेरे को फ्यूचर में किसी पे डिपेंड ना करना पड़े? से यस इफ यू एग्री। यस राइट, सर, यस यस इफ यू यस। एग्री। राइट। तो यानी कि हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात की, सिर्फ मरने वाले रिस्क की मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे। हम अगर जी गए उसके लिए भी रिस्क को मैनेज करना है, और उसके लिए हमारे पास क्या है? जीवन उमंग हम देखते हैं, जीवन उत्सव हम देखते हैं, हम जीवन अक्षय देखते हैं। क्या ये हमारा रिस्क मैनेज कर रहा है? इजंट इट ए रिस्क मैनेजमेंट टूल फॉर आवर लाइफ व्हेन वी लिव फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन? राइट। तो हमारे को रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए सिर्फ मैं नहीं हूं तो ही रिस्क मैनेज हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं हूं तो भी रिस्क को मैनेज करना है। उसके लिए हमारे को प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग होने की भी बड़ी जरूरत है। राइट। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल में हमारे को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम रिस्क लेते हैं, तो रिस्क कहाँ ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते। हम अपने ऊपर रिस्क ले सकते हैं। हम गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, अकेले जा रहे हैं, 100 की स्पीड पे भी जा रहे होते हैं, 110 की स्पीड पे भी जा रहे हैं, 120 की स्पीड पे जाते हैं, बट क्या फैमिली को बिठा के हम इतनी स्पीड पे जाते हैं? से यस और नो। राइट, यस और नो। अगर आप फैमिली को लेके जाते हैं तो भी क्या उतनी स्पीड पे जाते हैं? नो। हम अपने से रिस्क ले सकते हैं, पर जहां भी फैमिली के गोल्स अटैच्ड हैं, बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन अटैच्ड है, बच्चों की मैरिज अटैच है, राइट, या मैं अगर लाइफ में बुढ़ापे में मेरे को
इंडिपेंडेंट रहना है। अगर मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, मेरे को किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे, तो वो भी तो बच्चों के लिए ही है ना, कि बच्चों को मेरे ख्याल नहीं करना पड़े। दैट इज ऑल्सो समथिंग फॉर द फैमिली। वहां हम रिस्क नहीं ले सकते। हम ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जिस इन्वेस्टमेंट का खतरा हो कि उस वक्त पता नहीं मिले ना मिले। राइट, इसके बारे में हम दोबारा कभी बात करेंगे। दूसरा, प्रेजेंट के साथ रिस्क ले सकते हैं, फ्यूचर के साथ नहीं ले सकते। असेंशियल, नॉट असेंशियल आइटम्स के साथ रिस्क ले सकते हैं, असेंशियल आइटम्स के साथ नहीं ले सकते। प्राइस के साथ ले सकते हैं, क्वालिटी के साथ नहीं ले सकते। ये चीजें हैं, अगर हमने इनको रिस्क को समझ लिया, रिस्क अंडरस्टैंडिंग, बेटर मैनेजमेंट समझ लिया, लाइफ में कहाँ कहाँ रिस्क हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे मैनेज करना है, और उसके साथ साथ हम इंश्योरेंस को लेके आए, समझ लिया, तो मुझे लगता है कि हम इसको जितना अच्छे समझेंगे उतना ही ज्यादा सामने अच्छे से समझा सकते हैं। राइट। तो अभी रिसेंट एग्जांपल में भी हमने देखा, कोविड में भी देखा, आजकल जो रील्स लग रही है वहां का एग्जांपल भी देखा, हमने फ्लाइट का एग्जांपल भी देखा। तो दोस्तों, सिर्फ हमें रिस्क मैनेजमेंट का समझते हुए हमने उसको अपनी लाइफ के साथ में मैच करते हुए चलेंगे, तो हम खुद भी अच्छे से समझ पाएंगे और अपने क्लाइंट को भी अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया सेशन, ग्रेट सर। हम भी उसी आपकी बातों में घुस गए थे कि क्या हमें अपने ऊपर कैसे अपना रिस्क ट्रांसफर करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया रोचक भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं अजय त्यागी जी हमारे बीच हैं। अजय त्यागी जी, सीधे हो जाएं आप प्लीज। हाँ, मैं चाहूंगा आप वोट ऑफ थैंक्स दें, उसके बाद हम सबको इनवाइट करेंगे। गुड मॉर्निंग अजय जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आभार व्यक्त करता हूं सुनील भाई आपका, कि आपने इतने बड़ी व्यक्तित्व को मेरे से वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए आमंत्रित किया है। रोचक भाई मेरे परम मित्र हैं, हम साथ साथ पढ़ते भी रहते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कशन भी करते रहते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट का जो उन्होंने एक आम आदमी की भाषा में जो आज व्याख्यान दिया है या प्रेजेंटेशन दी है, ये अल्टीमेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मतलब एक, हम अपने क्लाइंट के सामने भी ऐसा ही बैठ के बोले तो उसको सारी चीजें समझ में आएंगी। कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, कोई बिजनेस जार्गन नहीं है। और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन हमारी पूरी एडवाइजर कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। धन्यवाद रोचक भाई, और आपसे प्रार्थना है कि एफपीआरटी को जब भी आपकी जरूरत पड़े, जब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करें, प्लीज अवेलेबल हो जाना। धन्यवाद एफपीआरटी की टीम थैंक की यू सर, तरफ से, थैंक यू, एफपीआरटी की तरफ से आपका बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुद सीखता हूँ सर, आके मैं खुद सीखता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा एक बार सबको अनम्यूट कर दो, अभी रिकॉर्डिंग के अंदर ही सब अपने अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बढ़िया रोचक भाई, बहुत 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 ही ग्रेट सेशन था भाई, जब आपने यहाँ पे एक्सीलेंट बहुत सेशन, जबरदस्त पूरा एजुकेशन रिस्क दी, बहुत मैनेजमेंट अच्छा लगा। आपने बहुत बखूबी समझाया सर। बढ़िया सेशन थैंक यू सर, थैंक यू सर, सो हैव ए मच, नाइस डे थैंक सर। यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे रोचक भाई। थैंक यू सर, थैंक सर यू वेरी अगेन, मच। नाइस सर सेशन सर, थैंक यू। अगेन सेशन रखिए सर प्लीज, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। रोचक जी, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन हुआ। ये बहुत ही इजी प्रेजेंटेशन, और सबको हम लोग को प्रेजेंट कर सकता है ये बहुत थैंक यू अच्छा सर, लगा। थैंक यू। बस सभी लोगों इंटेंशन यही से थी कि हम, रिक्वेस्ट है, जो आज का ये सेशन है थैंक यू एक बार रोचक भाई। यूट्यूब पे जाके एक दो बार जरूर देखना, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है इतना अच्छा है कि सब लोग यदि देखेंगे तो सबको एक फिर उसको, इस प्रेजेंटेशन को हमें क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, एक बार में, अभी 50 मिनट में शायद आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आया होगा, लेकिन आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपने यदि इसको अपनी लाइफ में हैबिट का पार्ट बना लिया ना, तो सब लोगों की लाइफ में हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप देखेंगे सर, आप बिल्कुल। बहुत आप बढ़िया। सबसे रिक्वेस्ट है, YouTube पे अपने कमेंट्स जरूर दें, ताकि आप कमेंट्स YouTube पे देंगे ना, बाकी लोग भी इसको देखेंगे और बाकी लोगों के लिए भी फायदा होगा। और अपनी ब्रांच के जिस भी ग्रुप में आप हैं, इस प्रेजेंटेशन को जरूर भेजें, ताकि इस कम्युनिटी का फायदा होगा तो हम सबका फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, ग्रेट सेशन रोचक भाई, ग्रेट सेशन। हम चाहेंगे एक फिजिकल सेशन भी आप हमारा सबका जरूर लें। अगर सब लोग कैमरा खोल के बैठेंगे तो फिजिकल सेशन भी लोगे ना आप? हाँ जी, हाँ जी, इस आप बार लोग कैसे फिजिकल मना कर सेशन सकते सर हैं? अगेन Yes, सेशन sir. होना चाहिए, एक बार होना चाहिए सर, सेशन अगेन होना चाहिए एक बार और।
चलो ठीक है सर, बिल्कुल जरूर होगा। बिल्कुल, आपके साथ है हम लोग।